नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रविवार को भी रीवा में मिले 18 कोरोना संक्रमित, संख्या बढ़कर हुई 357। अभी तक में मात्र 18,000 कराई गई है जांच। व्यवस्था को लेकर असंतोष जाहिर करते हुए संजय गांधी अस्पताल के सफाई कर्मचारी गए हड़ताल पर। हालांकि चिकित्सकों की समझाइश के बाद सफाई कर्मी पुनः काम पर वापस लौटे। सोमवार को मनाया जाएगा रक्षाबंधन का त्यौहार। कोरोना की वजह से इस वर्ष त्यौहार में नहीं दिखाई दे रही रंगत। और मोना तिवारी को मिली पीएचडी की उपाधि। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। विगत कई दिनों से आए दिन दर्जनों की संख्या में मरीज रीवा में पाए जा रहे हैं। जिस तरह से रीवा जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वह कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग की नाकामी का एक बड़ा सबूत माना जा रहा है। सवाल यह उठता है कि आखिरकार क्यों इतनी तेज़ी से संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसका एक ही जवाब है कि जैसे ही संक्रमण की शुरुआत हुई तभी से स्वास्थ्य विभाग का लचर रवैया देखने में आया। इस बात को लेकर कई बार जिम्मेदारों द्वारा डांट फटकार भी लगाई गई, परंतु इस बात का कहीं कोई असर स्वास्थ्य विभाग पर दिखाई नहीं दिया और लगातार लापरवाही चरम पर देखी गई। चाहे वो अस्पताल की व्यवस्था के मामले में हो या फिर जांच के मामले में, हर जगह सिर्फ और सिर्फ लापरवाही सामने आई है। यही हाल किल कोरोना अभियान में भी देखा गया। इसी बात का नतीजा अब रीवा वासियों को भुगतना पड़ रहा है और यह समस्या अभी कब तक झेलनी पड़ेगी, यह कुछ कह पाना संभव नहीं है। रीवा जिले में तेज़ी से बढ़ रहे संक्रमण की वजह से लोग दहशत में हैं। अगर हम बात करें अभी तक में कोरोना संक्रमित मरीजों की, तो रविवार को फिर से कोरोना के 18 मरीज पाए गए, जिनको मिलाकर यह संख्या 357 पहुँच गई है। हालांकि इसमें से 175 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं तथा अभी भी 179 केस एक्टिव हैं, जिनका अलग अलग स्थानों में इलाज जारी है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में भी इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है, जहां 32 से अधिक चिकित्सक व अन्य स्टाफ संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। वहीं कई अन्य स्टाफ नर्स भी पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। हम यह क्यों कह रहे हैं कि लापरवाही पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग की है। रीवा जिले में जहां जनसंख्या 30 से 24 लाख है, वहीं अभी तक मात्र 17,266 लोगों की जांच रिपोर्ट सामने आई है तथा मात्र 18,009 लोगों की अभी तक जांच हो पाई है, जबकि 60,000 के ऊपर प्रवासी रीवा पहुंचे हैं। आज सुबह 8 बजे तक 18 केसेस की रिपोर्टिंग की गई है। 18 केसेस आए हैं टोटल, मतलब पिछले सुबह 8 बजे से पिछले 24 घंटे में 8 बजे सुबह कल से लेके आज सुबह 8 तक में 18 केसेस आए हैं और वही उनकी रिपोर्टिंग की गई है। हमारे यहाँ अभी तक को टोटल 357 केसेस टोटल हुए हैं और उनमें से उन केसेस में से 175 केसेस को जो रिकवर हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं, तो यहाँ से अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। और अभी वर्तमान में 179 केसेस एक्टिव केसेस है और टोटल अभी तक हमारे पास सैंपल लिए गए हैं 18,009 सैंपल लिए गए हैं और उस 18,009 में से लगभग 17,266 सैंपल की जाँच अभी तक की गई है। नहीं, स्वास्थ्य विभाग के से तात्पर्य मेडिकल कॉलेज में एक सीनियर डॉक्टर और बाकी कुछ जूनियर डॉक्टर्स हैं, कुछ 16 वहाँ पे पीजी स्टूडेंट हैं, डॉक्टर ही हैं, जो मतलब पीजी करने वाले डॉक्टर्स हैं, वो पाए गए हैं। 7 वहाँ पे स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ भी, उसमें स्टाफ नर्सेज भी शामिल हो पाए गए हैं। तो टोटल 16 पीजी डॉक्टर्स हैं और 16 अन्य वरिष्ठ चिकित्सक और अन्य चिकित्सक मिला करके टोटल मेडिकल कॉलेज से 32 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी वर्तमान में हमारे जिला अस्पताल या हमारे सीएमएचओ कार्यालय में कोई भी कर्मचारी यहाँ पॉजिटिव नहीं पाया गया है। अभी फील्ड में गोविंदगढ़ की एक स्टाफ नर्स पॉजिटिव पाई गई थी और इसके साथ हनुमाना की 2 स्टाफ नर्स पहले पॉजिटिव पाई गई थी और साथ ही एक जवा के और एक तेउथर के लैब टेक्नीशियन वहाँ पॉजिटिव पाए गए थे। वर्तमान में सीएमएचओ कार्यालय का यहाँ मुख्यालय पे कोई नहीं पाया गया पर
रीवा नगर निगम में एक पुलिस लाइन में एक महिला पॉजिटिव आई है, एक अस्पताल की स्टाफ नर्स भी पॉजिटिव आई हुई हैं द्वारिका नगर से, एक अमैया से पॉजिटिव आए हुए हैं, और इसी तरह से एक यहाँ से भी आए हुए हैं, जवाहर नगर से भी हैं। तो कई अलग उसमें हैं, और टोटल कल जो मैंने बताया कि 18 केसेस पॉजिटिव आए हुए हैं। 18 में मैक्सिमम एक जगह से 6 मऊगन से हैं, एक हनुमाना से हैं, एक लोही गांव पड़ता है यहाँ से पास में, ये गुड रोड में पड़ता है, वहाँ से भी एक केस पॉजिटिव आए हुए हैं। तो इस तरह से करीबन टोटल 18 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। सफाई कर्मचारियों ने अस्पताल की व्यवस्था को लेकर असंतोष जाहिर करते हुए किया काम बंद हड़ताल। हालांकि बाद में अस्पताल प्रबंधन की समझाइश के बाद हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारी पुनः काम पर वापस लौट आए हैं। संजय गांधी अस्पताल में साफ सफाई का जिम्मा संभालने वाली कंपनी की मनमानी व उदासीनता से नाराज हो गए तथा रविवार की सुबह से ही सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और कंपनी पर लापरवाही के कई आरोप लगाए और नारेबाजी भी की। समस्या तो काफ़ी सारी आती हैं और कई बार हम लोगों ने सूचना भी दी, अधिकारियों को बताया गया है, तो कोई भी सुनवाई नहीं होती है। बोलते हो जाएगा मतलब कई बार हो चुका है। अब ऐसा है कि फिनाइल के डिब्बे में खाना तक देते हैं और लापरवाहियाँ इनके द्वारा बहुत सारी होती हैं। आए दिन समस्याएं बनी रहती हैं, कभी भी कुछ सुनवाई नहीं होती। कुछ बोलते हैं तो कहते हैं निकाल दिया जाएगा, जेल हो जाएगी, पुलिस ले जाएगी, मारेगी तुमको। इस तरह की समस्याएँ हैं। ऐसे कल हमारे बीच का एक लड़का है जो कि पहले बताया गया निगेटिव है, तो वो अपने घर चला गया। फिर उसके बावजूद आज बताया जा रहा है पॉजिटिव है, उसके घर को सील कर दिया। इसकी छोटी छोटी लापरवाही बहुत बड़ी बन जाती है। इस कारण से सभी को समस्या है और कोरोना बढ़ने के कारण यही है कि लापरवाहियाँ, जब हॉस्पिटल विभाग ही लापरवाही करेगा तो फिर लोग क्या करेंगे। पीपीई किट दी जाती है, पीपीई किट दी जाती है और बाकी रहने खाने की अच्छी व्यवस्था कुछ भी नहीं है। और खाना फिनाइल के डिब्बे में भेजा जाता है, खिचड़ी सुबह के नाश्ता, ये तो व्यवस्थाएं हैं। कुछ बोलते कहते नेतागिरी कहते और निकाल देंगे, बैठा देंगे। ये सारी समस्याएं हैं और ठेकेदार की तरफ से हम लोग कभी भी खुश नहीं है। आए दिन ताड़ित होते रहते हैं। क्या नाम है ठेकेदार का? ठेकेदार तो दिल्ली की कंपनी है, ओडीएस कंपनी, और जो मैनेजर है वो कहते हैं मेरे से मतलब नहीं, आप दिल्ली जाओ और मैं नहीं जानता, जो सरकार देगी वो हम देंगे, मैं अपने से कुछ नहीं दूंगा। ऐसा बोले कंपनी, ऐसा बोलती है। अस्पताल प्रबंधन से आपने बात की है इस संबंध में? क्या बोले सर? अस्पताल प्रबंधन में किस ये मिलेगा वो मिलेगा, वहाँ जाने के बाद पता चलता है। मैं खुद 15 दिन क्वारंटाइन में था तो किसी भी तरह की व्यवस्था मेरे को नहीं मिल रही। समस्या ये सर कि जैसे कि हम लोग के यहाँ क्वारंटाइन पहले वहाँ दे देते होटल में, ठीक है ना। अब जो है वहाँ के बजाय कहाँ दे रहे हैं, पीजे चौराहा में। अब पीजे चौराहा में उतनी ज़्यादा सुविधा नहीं है। खाना भी जो है खिचड़ी उचड़ी है तो उसमें जहाँ बैलन है उसको काट के वहाँ ले जा रहे हैं, और बाकी जो है स्टाफों को, सिस्टरों को यहाँ दिया जा रहा है 4 नंबर में। मतलब हम लोग की इतनी गैबिटी हालत हो गई कि प्रशासन हम लोग को जितना गंदा काम हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग को ज़्यादा प्राथमिकता दी नहीं भी जा रही है। बोल रहे हैं कि शासन से कोई वो नहीं है, शासन बंद कर दिया। अब इसके लिए क्या किया जाए? यहाँ के अधीक्षक बोल रहे हैं वहाँ से अधीर से भोपाल से कि खाने का कोई वो नहीं है। बोले अब यहाँ से कोई खाने का प्रावधान नहीं है, शासन बंद कर दिया। कोई व्यवस्था यहाँ नहीं दी। कंपनी क्या किट दे रही पहनने की, बोले काम करो घर जाओ। कोरोना तो उसकी जवाबदारी कौन है? वहीं सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद प्रशासन व स्वास्थ्य अमले में हड़कंप मच गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे कोविड के नोडल अधिकारी व शिशु रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेश बजाज ने हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का निदान कराए जाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद पुनः सफाई कर्मचारी वापस अपने काम पर लौट गए हैं। इस संबंध में डॉक्टर नरेश बजाज से भी बात की गई, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये भी हमारे परिवार है, हमारे भाई बंदियों जैसे छोटे छोटे काम होते हैं और बिल्कुल ही छोटे छोटे काम थे, सब सॉल्व हो। 4-5 समस्याएं थी इनकी। एक तो क्या है कि गवर्नमेंट से अपने को किसी चीज़ का बजट मिलता है, किसी का नहीं मिलता। तो इनका नाश्ता खाने का बजट डीन के पास नहीं था, सीएमएचओ के पास था। तो सीएमएचओ से कलेक्टर ने हमको परमिशन दी कि सीएमएचओ से बात करके हम इनका नाश्ता करवा देंगे, वो इनको नहीं मिल पा रहा था।
वो अभी हम लोग कैंटीन से अरेंज कर रहे थे, उसके बाद हमने किचन से अरेंज किया, पर वो क्वालिटी किचन वाले कई बार नहीं दे पाते, मरीजों का खाना बनता है। तो अब इनका खाना CMHO से बात करके जहाँ से पहले इनका लंच और डिनर आता था वहीं से आएगा। तो इनको ब्रेकफास्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही थी, वो सॉल्व है। वो हम कई दिनों से लगे हैं पर वो सॉल्व हो गया। सर अभी ये कि कोरोना की रिपोर्ट की बात हो रही थी, वो बेटा कम, हाँ वो समझ बता दिया, वो घर की चली गई। क्या इसके संवेदनशील मामले में हाँ। ऐसी लापरवाही बरती जा सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं बरती जा सकती। उससे हमने बताया था वो क्लरिकल मिस्टेक थी, क्लरिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसको शो कॉज नोटिस आज इशू हो जाएगा, वो जो जवाब देगा वो हम प्रेस को बता देंगे, पर ऐसी गलती हम कभी भी क्षमा नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगर किसी से सच में क्लरिकल मिस्टेक हुई तो वो मेरे से भी हो सकती है, वो मेरे लिए भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, उतने तक माफ़ है। अगर लेकिन किट में कोई प्रॉब्लम होगा तो माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन किट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कंफर्म कर लिया। वो क्लरिकल मिस्टेक थी जो नेगेटिव पॉजिटिव बोलने की जगह छप गई थी, और वही वापस आके ओरिजिनली पॉजिटिव ही है। और उसको हमने इन्फॉर्म भी कर दिया है कि उसकी रिपोर्ट इमीडिएटली नेक्स्ट डे फिर से करा लेंगे, ताकि उसको भी कंफर्म हो जाए, है ना। ऐसी कभी चीज़ कोई माफ़ नहीं। नहीं बेटा, वो प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ आपको। वो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम हमारे पास बाद में आई जब पहुँच गई। उस दिन क्या हुआ था, लॉकडाउन हो गया है, तो लॉकडाउन के अगेंस्ट डिस्पोजेबल मिलते नहीं हैं। तो बेचारा गरीब आदमी था, उसको नहीं समझ में आया कि क्या करूँ, कैसे भी खाना भेजना है। तो इतने आदमियों को खाना 20 में किस में भेजूँ। तो उसने बोला साहब आप कोई सा भी सामान ले आओ जिसमें हम डाल दें। तो उसको क्या मालूम, उसको डब्बा ला के दे दिया। उन्होंने बोला, उनको लगा कि नया डब्बा डिस्पोजेबल है, वही कैन आते हैं अपन लेते हैं पानी भरने के लिए, घासलेट भरने के लिए, सबके लिए। तो उसमें उन्होंने काट के भर दिया कि ईजी हो जाएगा, पहुँच जाएगा। देने वाले की ये गलती नहीं थी, उसको मालूम नहीं था। सामने वाला डब्बा ले आया, डब्बे में लेके चला गया, और उसका पॉजिटिव था कि मैं कैसे भी खाना भेज दूँ। और उस दिन गलती केवल ये थी कि लॉकडाउन के कारण उसको डिस्पोजेबल नहीं मिले। तो उसी समय हमने जाके जब हमको मालूम चला तो उसको भी हमने 15 दिन के लिए बाहर कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। और साथ में हमने डिस्पोजेबल 200 लेके उसको दे दी कि आगे से डिस्पोजेबल ख़त्म हो, उसके पहले बताओ, चाहे लॉकडाउन हो चाहे नहीं हो, हम खुलवा के आपको डिस्पोजेबल दे दें। तो वो चीज़ कभी भी दोहराई नहीं जाएगी। गलती सबसे होती है, गलती की सज़ा सबको मिलती है, लेकिन 100% डिस्पोजेबल अगले 10 दिन के मैंने पहले ही रख दी, और 7 दिन के अंदर मैं फिर से अवेलेबल करूँगा। ठीक है। 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार, बहनें बांधेंगी भाई की कलाई में राखी। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन में सर्वार्थ सिद्धि योग एवं आयुष्मान दीर्घायु का संयोग भी बन रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस वर्ष रक्षाबंधन पर महासंयोग बन रहा है। रक्षाबंधन का त्यौहार 3 अगस्त यानी कि सोमवार को है। इसके अलावा खास बात यह है कि रक्षाबंधन के दिन ही सावन का आखिरी सोमवार भी है। कई बड़े बड़े संयोग होने की वजह से इस वर्ष का रक्षाबंधन अत्यंत शुभ रहने वाला है। इस संबंध में हमारी बात वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर RP जोशी से हुई, तो उन्होंने राखी के मुहूर्त एवं इस महासंयोग के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष रक्षाबंधन के दिन बहुत ही अच्छे ग्रह नक्षत्रों का संयोग बन रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जिसके कारण सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। वहीं इस वर्ष कोरोना वायरस की वजह से कई भाई बहन रक्षाबंधन के त्यौहार पर नहीं मिल पाएंगे। ऐसे में वीडियो कॉल के माध्यम से बहनें भाई को राखी बांधेंगी। रक्षाबंधन को लेकर जहां बाजार पूरी तरह से गुलजार रहते थे, वहीं इस वर्ष लॉकडाउन और कोरोना की वजह से सब कुछ फीका दिखाई दे रहा है। रक्षाबंधन का एक अद्वितीय त्यौहार हमारे हिंदू धर्म का वो अभी है, और इसी समय हम कोरोना काल के संक्रमण के दौर से भी गुजर रहे हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सोमवार को संवत 2077 में यानी 3 अगस्त 2020 को हम रक्षाबंधन मनाने जा रहे हैं। और एक सुखद संयोग है रक्षाबंधन के लिए। जो अच्छा योग इस बार बन रहा है वो अद्वितीय योग है कि हमको सर्वार्थ सिद्धि योग भी मिलेगा, श्रवण नक्षत्र वाली पूर्णिमा भी मिलेगी। पूर्णिमा हमें 2 अगस्त की रात से ही 9:30 बजे से लग जाएगी, जो कि 3 अगस्त को पूरे दिन रह करके रात को 9:30 बजे तक रहेगी। जबकि श्रवण नक्षत्र भी रक्षाबंधन के दिन बड़े सवेरे 7:19 से लग करके और सवेरे दूसरे दिन सवेरे यानी 4 अगस्त को 8:11 तक रहेगा, या पूरा समय मिलेगा। ठीक इसी तरह सर्वार्थ सिद्धि योग भी रक्षाबंधन के दिन सवेरे 7:20 से शुरू हो जाएगा और पूरे दिन रहेगा। इस तरीके से ये जो रक्षाबंधन है ये हमारे लिए शुभ है, शुभ संकेत लाने वाला है। और इस समय हम जिस महामारी विभीषिका से गुजर रहे हैं, निसंदेह रूप से उसमें हमें अब राहत महसूस होगी। और इसमें भी प्रदोष काल के समय भी यदि हमें पूर्णिमा और ये दोनों श्रवण नक्षत्र मिल जाते हैं तो इस 3 योगों को एक साथ और भी अच्छा मानते हैं। तो अच्छी बात है कि
प्रदोष काल हमें शाम को 6:45 से और 8:55 के बीच में प्रदोष काल भी मिलेगा। रक्षाबंधन के दिन हम कब से कब के बीच में राखी बांध सकते हैं 3 अगस्त को, तो हमें याद रहे कि सवेरे 9:30 बजे से और रात के 9 बजे तक हम कभी भी रक्षाबंधन मनाएं। कितने भी बजे बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधें या जो यजमान को उनके पुरोहित एक रक्षाबंधन बांधें, वो हमारा शुभ होगा। फिर भी इसमें हम शुभ का चौघड़िया, चर का चौघड़िया, लाभ और अमृत के चौघड़िया भी प्रातः 9:20 से लेकर के रात को 8:28 तक हमें मिलेंगे। लेकिन 9:20 से 10:55 तक जहाँ हमें शुभ का चौघड़िया मिलेगा, तो चर का चौघड़िया जो है शुभ 14:11 से लेकर के यानी दोपहर में 2:11 से और शुरू होगा। इसके जस्ट बाद लाभ, अमृत और फिर से चर रात को 8:28 तक मिलेंगे। इसमें हम आराम से राखी बांध सकते हैं। केवल हमें 9:20 के पहले नहीं करना है। उसके 2 कारण हैं। एक तो भद्रा रहेगी, भद्रा सवेरे 9:20 पर ख़त्म होगी। इसके अलावा राहु काल भी रहेगा और ये राहु काल भी 9:16 पर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन मनाएंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ बड़ी उल्लेखनीय है कि जब बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधें और अपनी रक्षा का वचन उनसे लेती हैं, अपने प्रोटेक्शन का लेती हैं, उसी में ये शामिल होना चाहिए कि हम अपने घरों में मास्क लगा करके सुरक्षित भी रहें और इसका वचन भी वो अपने भाई से लें कि वो स्वयं अपनी रक्षा और हम सब की, हमारे परिवार की रक्षा भी करेंगे। ऐसा वचन भी इस बार की राखी में हमें देना होगा भाइयों को, और बहनों को ज़रूर ये वचन मानना होगा। निसंदेह रूप से अभी हमारी गतिविधियाँ थोड़ी सी अवरुद्ध हैं, हमें शासन का साथ देना है, तो हम इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल इत्यादि के माध्यम से, व्हाट्सएप या दूसरे भी मीडिया के अनेक माध्यम हैं जिनके माध्यम से रक्षाबंधन में भाई बहनें आपस में मिल सकते हैं। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि हम लॉकडाउन या दूसरे किसी भी शासन के नियमों का उल्लंघन करें, बल्कि उनका सहयोग करें और हम सब भी सुरक्षित रहें और अपने समाज को भी सुरक्षित रखें। इसके साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि रक्षाबंधन का जो पर्व है वो वस्तुतः केवल भाई के द्वारा बहन की सुरक्षा के लिए ही नहीं है, अपितु यजमान की सुरक्षा के लिए भी पुरोहितों द्वारा ऐसा किया जाता था। और इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है, एक बड़ा अच्छा शास्त्रों में जो वर्णित है कि एक बार देवता और दैत्यों में लगातार 12 वर्ष तक युद्ध चला। दैत्यों ने पूरे देवताओं समेत इंद्र को भी अपने वश में कर लिया। अब इंद्र जो है वो अपने गुरु के पास गए, बृहस्पति के पास, और जाकर के बोले कि ना तो अब मैं यहाँ रुक सकता हूँ और ना ही मुझे भागने का अवसर है, ऐसे में मुझे लड़कर के ही प्राण देना पड़ेगा। ये वाणी जब इंद्र की पत्नी तक गई तो इंद्राणी जी बोली कि ठहरिए, मैं एक उपाय बताती हूँ, इससे आपकी विजय होगी। मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से रक्षाबंधन की उत्पत्ति हुई, शुरू कैसे हुआ। तो उन्होंने एक पोटली में, सूती कपड़े की पोटली में पीले रंग की कुछ हल्दी, चावल इत्यादि बांध करके और पुरोहित के माध्यम से मंत्र पढ़वा करके और उनकी कलाई में बांधा और कहा, दूसरे दिन श्रावणी कर्म था ये जो हम मनाने जा रहे हैं रक्षाबंधन, उस रक्षाबंधन के दिन उन्होंने ये पोटली बांधी, कहा अब आप अपने दैत्यों से युद्ध कर सकते हैं, आपका बाल बांका नहीं होगा। वही हुआ और उन्होंने दैत्यों पर विजय प्राप्त कर ली। तब से ये रक्षाबंधन का जो परंपरा है वो निरंतर रूप से चली जा रही है और हमें निसंदेह रूप से हमें इसमें विजय प्राप्त होती है। तो बुद्धिमान मनुष्यों को ये श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने पूर्वजों का ध्यान इत्यादि करके घर में अपने मन की निर्मलता के साथ साथ घर में भी सभी प्रकार से गोबर इत्यादि से लीप कर, गंगा जल इत्यादि छिड़क करके विधि पूर्वक चौक बना करके और रक्षाबंधन को करना चाहिए, इससे उन्हें लाभ होगा। मोना तिवारी को मिली पीएचडी की उपाधि। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA विभाग द्वारा मैनेजमेंट विषय पर पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है। मोना तिवारी ने जो शोध किया है वह हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोऑपरेटिव स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल इन मध्य प्रदेश विषय पर है। इस शोध में इनका मार्गदर्शन किया है प्राध्यापक डॉक्टर संजय शंकर मिश्रा व विभागाध्यक्ष डॉक्टर अतुल पांडे के अलावा डॉक्टर अब्दुल हमीद अंसारी, दीपा सक्सेना, डॉक्टर तेजपाल नामदेव आदि ने। वहीं मोना को मिली पीएचडी उपाधि व इस सफलता का श्रेय उनके द्वारा अपने पिता जुगल किशोर प्यासी, माँ श्रीमती गीतांजलि मिश्रा
कृष्णावतार तिवारी, श्रीमती रामकली तिवारी और अपने पति डॉक्टर प्रशांत तिवारी समेत अपने मामा, मामी एवं मौसा को दिया है। चुरहटा थाने में गाय को टांगी से मारकर हत्या किए जाने की कराई गई है रिपोर्ट दर्ज। मामला चुरहटा थाना क्षेत्र के ग्राम रौसर का है, जहां रामजी शुक्ला की गाय को उनके पड़ोसी ने लाठी डंडे व टांगी से मारकर उसकी हत्या कर दी। यह आरोप लगाते हुए रामजी शुक्ला ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे रामजी शुक्ल ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनके पड़ोसी रामपाल मिश्रा द्वारा बड़ी ही बेरहमी के साथ गाय के साथ लाठी डंडे व टांगी से मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। शिकायत की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। रामजी शुक्ल, घटना कुछ नहीं है। घटना ये है कि शाम को रात में 10 साढ़े 10 के लगभग हमारी गाय छूट गई और उसको रगत के रामपाल मिश्रा मार रहा था। हमने मना किया कि आप गाय को मत मारो, मिल जाएगी तो हम बांध लेंगे। और उसके बाद गाय नहीं मिली, रगत दिया, दूर चली गई। जब आई गाय तो मिली नहीं हमको। दोबारा जब गए 11 बजे के लगभग और सुबह गाय मरी मिली। हाँ, क्या शासन कुछ नहीं दिए, बोले आप चले जाइए, पोस्टमार्टम हो जाएगा तो जांच हो जाएगी। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। रविवार को भी रीवा में मिले 18 कोरोना संक्रमित, संख्या बढ़कर हुई 357। अभी तक में मात्र 18,000 कराई गई है जांच। व्यवस्थाओं को लेकर असंतोष जाहिर करते हुए संजय गांधी अस्पताल के सफाई कर्मचारी गए हड़ताल पर। हालांकि चिकित्सकों की समझाइश के बाद सफाई कर्मी पुनः वापस लौटे। सोमवार को मनाया जाएगा रक्षाबंधन का त्यौहार। कोरोना की वजह से इस त्यौहार में नहीं दिखाई दे रही रंगत और मोना तिवारी को मिली PhD की उपाधि। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।